स्वागत किया जाए, का सम्मान किया जाए। आज के हमारे सम्मानीय अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी, साथ में है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय श्री लालचंद कटारिया जी, साथ में है माननीय मंत्री सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार आदरणीय श्री उदयलाल अंजना जी। सभी का स्वागत सम्मान, एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा करके हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों के सम्मान में ये जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां पूरे पंडाल में आज के हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार श्री उदयलाल अंजना जी। इसी के साथ हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री हीरालाल नागर जी, पूर्व विधायक सांगोर, श्री मुकेश मेघवाल जी, जिला प्रमुख कोटा, श्री कृष्ण कुमार सोनी जी, जिला अध्यक्ष कोटा शहर, और श्री शीतललाल राणा जी, जिला अध्यक्ष बूंदी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के ओएसडी श्री राजीव दत्ता जी, श्री दिनेश कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग राजस्थान सरकार से हम निवेदन करते हैं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के लिए। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान, राज प्यारे राजस्थान की शिक्षा की काशी। कोटा के अंदर ये हमारा कार्यक्रम कृषि महोत्सव प्रदर्शनी व प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और यही कहते हैं, ये बड़ी सोच, ये दूरदृष्टि, ये ऊर्जा हमें भी मिल जाए, ये बड़ी सोच, ये दूरदृष्टि, ये ऊर्जा हमें भी मिल जाए तो हम सबके जीवन में भी आशा की कोपल खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव सुमन हम सादर अर्पित करते हैं। आप आए यहाँ, हम आप सभी का मिलकर स्वागत करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगी, श्री हीरालाल नागर जी, पूर्व विधायक सांगोर, श्री मुकेश मेघवाल जी, जिला प्रमुख कोटा, श्री कृष्ण कुमार सोनी जी, जिला अध्यक्ष कोटा शहर, श्री शीतललाल राणा जी, जिला अध्यक्ष बूंदी से मेरा निवेदन है कि एक बड़ी माला के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और आप सभी से चाहूंगी प्लीज जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। आप आए यहाँ, आपको शत नमन, खिल उठा जैसे बासंती चमन, भावना की पुष्पमाला से हम कर रहे स्वागत, आपका सुस्वागत। श्री हीरालाल नागर जी, पूर्व विधायक सांगोर, श्री मुकेश मेघवाल जी, जिला प्रमुख कोटा, श्री कृष्ण कुमार सोनी जी, जिला अध्यक्ष कोटा शहर, श्री शीतललाल राणा जी, जिला अध्यक्ष बूंदी, मेरा आप सभी से निवेदन है, और श्री मुकुट नागर, जिला अध्यक्ष कोटा, उनसे मेरा निवेदन है कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी का बड़ी माला के साथ उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। और आपकी तालियां प्लीज बजती रहनी चाहिए। और मेरा निवेदन है और इसी स्वागत के ही क्रम में मेरा निवेदन है, श्री हीरालाल जी नागर जी, पूर्व विधायक सांगोर, श्री मुकेश मेघवाल जी, जिला प्रमुख कोटा, श्री कृष्ण कुमार सोनी जी, जिला अध्यक्ष कोटा शहर, श्री शीतललाल राणा जी, जिला अध्यक्ष बूंदी, और श्री मुकुट नागर, जिला अध्यक्ष कोटा बिहार से कि वो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री कैलाश चौधरी जी का बड़ी माला के साथ स्वागत करें। और आप सभी से चाहूंगी प्लीज स्वागत के समय आप जोरदार तालियां प्लीज आपकी बजती रहनी चाहिए। स्वागत सम्मान हाड़ौती की इस सरजमी पर। और अब मेरा निवेदन है, श्री जयवीर सिंह जी, प्रधान सांगोर, श्री राजेश रायपुरिया जी, प्रधान तालेड़ा, श्रीमती कृष्णा शर्मा जी, प्रधान सुल्तानपुर, श्रीमती कलावती मेघवाल जी, प्रधान खैराबाद, श्री पदम नागर, प्रधान नैनवा, श्री रिंकू मीणा जी, प्रधान इटावा से कि वो बड़ी माला के साथ माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार श्री लालचंद कटारिया जी का स्वागत, उनका सम्मान करें। और आपकी जोरदार तालियां प्लीज इस सम्मान के साथ।
ये सम्मान, स्वागत माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार श्री लालचंद कटारिया जी का। और अब बड़ी माला से ही स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री प्रेम गौचर जी, पूर्व डायरेक्टर क्रय विक्रय सहकारी समिति, श्री चैन सिंह खींची जी, पूर्व चेयरमैन पूर्व विभाग भूमि विकास बैंक, श्री योगेंद्र ननवाना जी, जिला परिषद सदस्य, श्री बीएल गौचर जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य, श्री महेश विजय जी, पूर्व महापौर नगर निगम कोटा से, कि वो माननीय मंत्री सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार श्री उदयलाल अंजना जी का बड़ी माला के साथ स्वागत, उनका सम्मान करें। स्वागत, सम्मान। आपकी जोरदार तालियां प्लीज इस स्वागत सम्मान में, क्योंकि आपकी तालियां स्वागत सम्मान में 4 चांद लगा देती हैं, एक मधुर संगीत का काम करती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं निवेदन करूंगी श्रीमती मनिंद्र कौर एमडी एसएफएसी और राष्ट्रीय बीज निगम से कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओमजी बिरला जी का साफा पहना करके और पौधा बैठकर उनका स्वागत सम्मान करें, एक नया संदेश देते हुए कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। और वैसे भी तुलसी का पौधा हमारी भारतीय संस्कृति में पूजनीय होता है, वही हम यहाँ पर निभाते हुए संस्कृति को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को पौधा देते हुए स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगी श्री दिनेश कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग राजस्थान सरकार से, कि वो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री कैलाश चौधरी जी का साफा पहना करके और पौधा बैठकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। हमारे राजस्थान का सम्मान, राजस्थान की परंपरा, रंगीला राजस्थान और साफा हमारा आन बान शान का प्रतीक, उसी से स्वागत सम्मान। स्वागत के इसी क्रम में मेरा निवेदन है श्री सैमुल प्रवीण कुमार जी से, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से, कि वो माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार श्री लालचंद कटारिया जी का साफा पहना करके और पौधा बैठकर उनका सम्मान और स्वागत करें। सैमुल सर से निवेदन श्री लालचंद कटारिया जी का कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार जी का स्वागत सम्मान। स्वागत इसी क्रम में मेरा निवेदन है श्री कानाराम जी से, जो कि आयुक्त हैं कृषि राजस्थान के, कि वो माननीय मंत्री सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार श्री उदयलाल अंजना जी का साफा पहना करके और पौधा बैठकर उनका स्वागत सम्मान। आपकी तालियां प्लीज बजती रहनी चाहिए। ये स्वागत, ये सम्मान हमारी भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव। स्वागत के इसी क्रम में मेरा निवेदन है नीरज जी से, कि वो पूर्व विधायक सांगो श्री हीरालाल नागर जी का साफा पहना करके और पौधा बैठकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। श्री हीरालाल जी नागर जी का स्वागत के लिए मैं श्री नीरज जी से निवेदन करूंगी। और जो उन्होंने स्वागत कर लिया उन सभी से मेरा निवेदन, कृपया वो नीचे बैठ करके अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा श्री कानाराम जी आयुक्त कृषि राजस्थान से निवेदन है कि वो जिला प्रमुख कोटा श्री मुकेश मेघवाल जी का साफा पहना करके और पौधा बैठकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। श्री कानाराम जी सर से मेरा निवेदन। श्री मुकेश मेघवाल जी का स्वागत सम्मान करते। श्री नीरज जी से ही मेरा निवेदन है कि वो जिला अध्यक्ष कोटा शहर श्री कृष्ण कुमार सोनी जी का साफा पहना करके और पौधा बैठकर उनका स्वागत सम्मान करें। श्री कृष्ण कुमार सोनी जी, नीरज जी से मेरा निवेदन कि वो श्री कृष्ण कुमार सोनी जी का स्वागत सम्मान। राजस्थान हमारी भारतीय संस्कृति। मैं निवेदन करना चाहूंगी कानाराम सर से ही कि वो श्री मुकुट नागर जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कोटा देहात, उनका साफा पहना करके और पौधा बैठकर उनका स्वागत सम्मान करें।
हमने यहाँ पर स्वागत सम्मान किया, लेकिन कहते हैं ना, मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं। भावनाओं को शब्दों में प्रयोग करके शब्दों से स्वागत करने के लिए इन पंक्तियों के साथ, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्री सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार। मंच पर आसीन माननीय श्री ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोकसभा, माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री उदयलाल अंजना जी, मंत्री सहकारिता विकास, राजस्थान सरकार, माननीय श्री लालचंद कटारिया जी, मंत्री कृषि पशुपालन मत्स्य पालन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री हीरालाल नागर जी, पूर्व विधायक सांगोद, राज्य सरकार के विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिक, विस्तार कर्मी, स्टार्टअप के सभी कर्मियों और विशेष रूप से मेले में आए हुए सभी किसान भाइयों बहनों का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं कृषि विभाग, राज्य सरकार की तरफ से इस 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मेले में आयोजन के लिए पहल और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए माननीय अध्यक्ष श्री लोकसभा अध्यक्ष जी का मैं विशेष आभारी हूं। राज्य सरकार राजस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोटा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कोटा की भूमि से अभिनंदन करता हूं। इस महोत्सव में प्रदर्शनी के माध्यम से कृषि की नई तकनीक की जानकारी के साथ किसानों का रोजगार उन्मुख अभिनव कृषि की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को मेले में कृषि, बागवानी एवं पशुपालन पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन आय में वृद्धि के लिए दिया जा रहा है। इस मेले में आयोजित प्रशिक्षण के एक सत्र में एक साथ 750 किसानों को प्रशिक्षण लेने का अवसर है। 3 कक्ष हैं, अलग अलग कक्ष, जिसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। इस मेले में देश भर से आए अग्री स्टार्टअप में अनुभव विचार से कृषि में आई क्रांति को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोटा संभाग के सभी किसान भाई इस प्रदर्शनी में आए स्टार्टअप से व प्रशिक्षण से प्रेरणा लेते हुए कृषि में आगे बढ़ेंगे और अपना सुनहरा भविष्य देखेंगे, ये हमें उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय कृषि, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद सर। देश के विभिन्न राज्यों में नई तकनीक से उत्पादन को कैसे बढ़ाया गया है, नए आधुनिक तरीके क्या हैं जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही नए इनोवेशन कृषि में क्या हो रहे हैं, इन सभी की जानकारी एक ही जगह पर किसानों को उपलब्ध कराए जाने के लिए शिक्षा की काशी कोटा में एक विशाल कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कोटा व बूंदी सहित संपूर्ण हाड़ौती के किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक से जोड़ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 2 दिन ये दशहरे मैदान में कृषि महोत्सव प्रदर्शनी के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से कोटा में आयोजित होने जा रहा ये 2 दिवसीय मेला राजस्थान में पहला ऐसा आयोजन होगा जहां देश के अग्रणी कृषि आधारित स्टार्टअप अपने उत्पादों व नवाचारों की जानकारी किसानों को देंगे। और भी इसमें जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताने के लिए मैं यहाँ पर इन पंक्तियों के साथ कि मिलेगी परिंदों को मंजिल ये उनके पर बोलते हैं, मिलेगी परिंदों को मंजिल ये उनके पर बोलते हैं, रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्री दिनेश कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग, राजस्थान सरकार। मंचासीन माननीय ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोकसभा, श्री कैलाश चौधरी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, श्री लालचंद कटारिया जी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री, राजस्थान सरकार,
श्री उदयलाल आंजना जी, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, एवं मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से आए हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बहनें, आप सबको मालूम है कि जैसे कोटा में आज से 2 दिवस के लिए कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का शुभारंभ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं राजस्थान सरकार की तरफ से समस्त अतिथिगणों का और सभी यहाँ पर उपस्थित किसान जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कोटा संभाग के खेती और पशुपालन से जुड़े किसानों को नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराने और इस क्षेत्र को और अधिक उन्नत बनाने के लिए किया जा रहा है। इस कृषि महोत्सव में केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान के वरिष्ठ अधिकारी, 75 से ज़्यादा स्टार्टअप, प्रसारकर्मी, निजी कृषि संस्थाओं के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आसपास के क्षेत्र के करीब 25,000 किसान इन 2 दिवसों में इस कृषि महोत्सव के सहभागी बनेंगे। इस कृषि महोत्सव में आयोजित प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध स्टॉल और जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसमें 150 से अधिक स्टॉल कृषि से संबंधित जानकारी के लिए लगाई गई है और इसमें जो मुख्य विशेषता ये है कि इसमें 75 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो कि किसान की अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स आए हैं उनकी भी प्रदर्शनी इसमें लगाई गई है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार जो गत बजट लाई थी उसमें कृषि का अलग से बजट लाए थे और राजस्थान सरकार द्वारा 11 अलग अलग मिशन जो कृषि में जो चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करने के लिए चालू करे गए थे। इसमें जल का संरक्षण हो, भले ही उत्पादकता में वृद्धि हो, प्रसंस्करण हो और विपणन हो, उस सब के लिए अलग अलग मिशन हम लोगों ने चालू करे हैं। आप सबको ये भी मालूम है कि राजस्थान में कि जो भी आवेदन से लेकर भुगतान तक का सभी प्रक्रिया हम लोगों ने ऑनलाइन करी है और उसमें राज किसान साथी पोर्टल का हम लोगों ने विकास किया है और जिसका अप्रिसिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अलग अलग मंचों पे किया है। ई नाम के माध्यम से हम लोगों ने अपनी सभी मंडियों को ई नाम के माध्यम से जोड़ा है और मंडियों में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक अलग से कृषक उपहार योजना भी लागू करी है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी आप लोग अलग अलग स्टॉलों से ले सकते हैं और प्रशिक्षण में भी प्राप्त कर सकते हैं। सर, कोटा जो संभाग है काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे देश में अपने सोयाबीन के लिए, लहसुन की खेती के लिए, धनिया करीब 40% देश के उत्पादन का धनिया यही होता है इस कोटा संभाग में, संतरे के लिए, इन सब लोग में हम लोग ने यहाँ के लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं, दिक्कतें हैं, जैसे कि कम उत्पादकता, अगर दूसरे प्रदेश से कंपेयर करें तो यहाँ उत्पादकता की कमी है, प्राकृतिक आपदाएं हैं और उत्पाद की जो शेल्फ लाइफ है और भंडारण की समस्याएं हैं, प्रसंस्करण की समस्याएं हैं, उन सब के लिए ये चैलेंजेस को अभी भी हम लोग को सॉल्व करना रह रहा है। तो ऐसे जो प्रदर्शनी आज लग रही है और जो यहाँ पर कृषि महोत्सव आयोजन किया जा रहा है उसमें हमारे कृषक भाई सभी लोग जो आए हैं उससे अपनी जानकारी प्राप्त करके अपने को उन्नत खेती की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। तो आप सब लोग इस महोत्सव का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर जो हमारे किसान हैं वो इस कृषि महोत्सव में नई तकनीक का लाभ उठा करके और अपनी जो उन्नत किस्म है यहाँ पर जरूर पैदावार बढ़ाएंगे। और अब मैं यहाँ पर इन पंक्तियों के साथ मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार श्री लालचंद कटारिया सर को।
आज के कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण मेले में मंचासीन लोकसभा अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय ओम जी बिरला साहब, मंचासीन भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री सम्मानीय कैलाश जी चौधरी साहब, राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री सम्मानीय उदयलाल जी आंजना साहब, कोटा के जिला प्रमुख सम्मानीय मुकेश जी मेघवाल साहब, लोकसभा के विशेष अधिकारी राजीव दत्ता जी, भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी प्रवीण कुमार जी, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार मनिंदर जी, राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी नागर साहब और मंचासीन सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, मीडिया के साथियों, किसान भाइयों, माताओं और बहनों, मैं सबसे पहले इस किसान महोत्सव के लिए राज्य सरकार की तरफ से सम्मान्य बिरला साहब का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा कि उनकी पहल से ये 2 दिवसीय महोत्सव आज इस कोटा के दशहरा मैदान में ये कार्यक्रम रखा गया है। और आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री सम्मानीय कैलाश जी चौधरी साहब, जो खुद किसान परिवार से हैं, वो भी मंच पे मौजूद है। देश और दुनिया में खेती के बारे में और पशुपालन के बारे में जो नवाचार हो रहे हैं, बिरला साहब कह रहे हैं मैं भी किसान हूं, मुझे मालूम है आप सबसे बड़े किसान हो, और जितनी रुचि आपकी खेती बाड़ी में है, बहुत कम लोग हैं राजनीतिक क्षेत्र में जो इसमें रुचि रखते हैं। मुख्यमंत्री जी को आना था, बिरला साहब ने बात की, विधानसभा चल रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा कार्यक्रम है। बिरला साहब लगातार किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, और जैसा मेला यहां देखा गया आपके सामने है, देश और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं खेती बाड़ी के बारे में, और किसान परिवारों को ताकत देने का काम चाहे भारत सरकार और चाहे राजस्थान सरकार हो, सबकी मंशा है कि किसान की आर्थिक स्थिति, उसके परिवार को मजबूती देने के लिए जो नवीन तकनीकी है, जो दुनिया के नवाचार हैं, जो पुरानी पद्धतियां हैं, परंपरागत जो खेती है जिसको हम भूल चुके हैं, हमारा पशुपालन का जो धंधा है, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं नई तकनीकी के साथ में, उसका समावेश यहां रखा गया है। मुझे खुशी है इस बात की कि स्टार्टअप्स भी आए हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है उन्हें अपनी स्टॉल्स लगाई है, नई नई जानकारियां किसानों को मिलेगी, किस प्रकार भंडारण किया जाए, किस प्रकार कम लागत के अंदर खेत को जोता जाए, कम पानी में खेती की जाए, क्योंकि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कोटा, बारा, गंगानगर, हनुमानगढ़ या बूंदी का इलाका है। इसको छोड़ने के बाद में जो मरु प्रदेश के इलाके हैं, वह पानी बचाने की, फार्म पॉइंट के आधार पर खेती करने की, तो जैसी हमारी भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में अलग अलग किसान के सामने अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोटा संभाग बिरला साहब की जन्मस्थली भी है और कर्मस्थली भी है, यहां नहरी इलाका भी है, प्रकृति की मार लगातार कई सालों से पड़ती रहती है, बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है, कभी पाले से सामना करना पड़ता है, कभी लहसुन का भाव कम हो जाता है। तो ये सारी जानकारियां बिरला साहब भारत सरकार से और राज्य सरकार से लेते रहते हैं।
राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिलकर जो भी योजनाएं कृषि के क्षेत्र में हैं उनका प्रचार प्रसार कैसे हो, किसान को उसकी जानकारी कैसे हो, जो योजनाएं धरातल पर जानी चाहिए उसकी जानकारी किसान को मिले, अनुदान की योजनाएं हैं उनका लाभ किसान को मिले। ये सब बातें राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर करती है। मुख्यमंत्री जी ने गत वर्ष कृषि के क्षेत्र में पहली बार राजस्थान में कृषि का अलग से बजट पेश किया। इस बार भी कृषि का अलग से बजट पेश किया जा रहा है और भारत सरकार के साथ में जो विभिन्न योजनाएं प्रदेश में लागू हैं उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम राज्य का कृषि मंत्रालय कर रहा है। मेरी बिड़ला साहब से जब भी समस्याएं आती है, और आपको तो पता है डीएपी और यूरिया की जो किल्लत हमेशा 2 साल से बनी हुई है, और उसका एक कारण भी है कि हमारी जोत बढ़ी है। 2 साल से जो बरसात ठीक हुई आपके तो यहाँ ज्यादा हुई है, पर अन्य जिलों में जहां बारिश हुई उस बारिश के कारण हमारी 15 लाख हेक्टेयर की जोत बढ़ी है। तो जब जोत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर डिमांड भी बढ़ेगी। तो हम लगातार प्रयास करते रहते हैं और आपकी पहल पे हमारे को डीएपी और यूरिया मिलता रहता है। और राज्यों में भी संकट का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को, पर मैं ये कह सकता हूं कि बिड़ला साहब का किसान के प्रति जो लगाव है वो अपने आप में तारीफ काबिल है। हमेशा नवाचार की बात करते हैं, खेती में क्या किया जा सकता है। आप लगातार जब से लोकसभा अध्यक्ष बने, दुनिया के अन्य देशों में जाने का मौका मिल रहा है, तो वहां भी जो नई तकनीकी देखने को मिल रही है उसको भी भारत में लागू कराने का काम पूरे देश में और प्रदेश में कर रहे हैं। किसान भाइयों, 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो प्रदर्शनी और मेला यहां रखा गया, आप 2 दिन तक घूम फिर के संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और खेती और किसानी में जो नवाचार हो रहे हैं उसमें हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो इसमें पहल करे, क्योंकि महंगाई का जमाना है, डीजल भी महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है। तो कम जोत में, कम लागत में हमारी जोत भी घट रही है। परिवारों के टुकड़े बंटवारे होने के कारण जो सामूहिक परिवार थे, जो एक साथ खेती करते थे, आज वहां मैन पावर की समस्या आ गई। तो उसी का एक ही सहारा है कि हम नई तकनीकी के साथ में जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका हम उपयोग करें। आज ड्रिप इरिगेशन है, फव्वारा पद्धति है, मेड़बंदी के लिए हमारी तारबंदी है। ये सब योजनाएं भारत सरकार के सहयोग से चल रही है, उसकी हम जानकारी रखें और उनका लाभ उठाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ पुनः बिड़ला साहब का इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और पुनः मंत्रालय की तरफ से स्वागत करूंगा कि आपकी पहल के कारण इतना बड़ा आयोजन ये कृषि के क्षेत्र में राजस्थान की धरती और खासतौर से कोटा में रखा गया। आने वाली पीढ़ी को नया देखने को मिलेगा। आज जैविक खेती की बात हो रही है। हमारी परंपरागत खेती थी जो आदिकाल से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे। हम सबको मालूम है कि जैसे जैसे रसायन का प्रयोग बढ़ा वैसे मनुष्य के शरीर में बीमारियों का प्रवेश हुआ। और आज मेडिकल साइंस भी कह रही है कि जो हमारी परंपरागत खेती थी, जिसे हम जैविक खेती कहते हैं, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। भारत सरकार का मंत्रालय भी और राज्य सरकार का मंत्रालय भी मिलकर जैविक खेती पे पूरा जोर दे रहे हैं। आज हमारे मोटे अनाज हैं, मिलेट्स ईयर के रूप में पूरे दुनिया में, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन मोटे अनाजों की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है और वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि राजस्थान में जो मोटे अनाज हम भारत में सबसे ज्यादा पैदा राजस्थान में होता है, चाहे बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो,
तो मोटे अनाज के बारे में मेडिकल साइंस भी कहने लगे कि यदि मनुष्य मोटे अनाज का उपयोग करे, खाने में उसको शामिल करे, अपनी थाली में बुने मोटे अनाज का प्रयोग खाने में करे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बीमारियों का सामना हम लोग कर रहे हैं उससे निजात पाने का काम हमको मिलेगा। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, 18,000 करोड़ के बीमा क्लेम राजस्थान में किसानों को मिले। कोटा संभाग में भी लगातार 2-3 वर्षों से भारी वर्षा के कारण काफी नुकसान हुआ है, उसका भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरा ध्यान रख रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक बार पुनः आप सभी का राज्य सरकार की तरफ से और कृषि मंत्रालय राजस्थान की तरफ से स्वागत करता हूं और पुनः धन्यवाद दूंगा कैलाश जी को और बिरला साहब को कि उनकी पहल से यह आयोजन यहां रखा गया कृषि महोत्सव का। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर जो ये कृषि महोत्सव प्रदर्शनी है, साथ में प्रशिक्षण है, जो हमारे किसान हैं उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा। और उद्बोधन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इन पंक्तियों के साथ कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, आदरणीय श्री उदयलाल अंजना जी को। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित और राजस्थान सरकार के सहयोग से आयोजित इस महाकुंभ में पधारे हुए हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला साहब, साथ में हमारे मेहमान के रूप में पधारे कैलाश जी चौधरी, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब, पूर्व विधायक हीरालाल जी नागर साहब, जिला प्रमुख साहब, अधिकारीगण, उपस्थित सभी पधारे हुए किसान साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज इस किसानों के महाकुंभ में हमारे लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए, कृषि मंत्री का स्वागत करते हुए अति प्रसन्न हो रहा हूं। कृषि विभाग और सहकारिता विभाग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना सहकारिता के कृषि के सभी काम भी संपन्न नहीं हो सकते और बिना कृषि विभाग के सहकारिता भी ज्यादा आगे काम नहीं कर सकती। अभी किसान की बात हो रही थी, बिरला साहब ने कहा कि कटारिया जी आप भी किसान हैं। किसान तो आजना भी है, धाकड़ भी है, गुजर भी है, जाट भी है, जितनी ज्यादा हैं, लेकिन हमारे बड़े किसान तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो नई नई खोज करते रहते हैं और किसानों के हित के लिए इस प्रकार के मेलों का आयोजन करते रहते हैं। इसलिए बिरला साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सोच इनकी आज से नहीं है। चित्तौड़ जिले में भी बहुत बड़ा फार्म है किसान साथियों का, जो रात दिन परामर्श बिरला साहब से लेते हैं और उसका नाम है उस पूरे एरिया में। तो ये आज से नहीं 10-20 साल से किसानों के प्रति कितने समर्पित है। और जब इनका लोकसभा काल ये चल रहा है तो मेरे समझ में कोटा में सबसे बड़ा मेला भी किसानों के लिए ही आज आयोजित किया गया है। शायद ये इंटरेस्ट नहीं लेते तो कृषि मंत्री भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते और ये आयोजित नहीं होता, इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश जब आजाद हुआ था उस समय के देश की क्या स्थिति थी। देश की आजादी से 1970 तक देश को अनाज विदेश से आयात करना पड़ता था, खाने के लाने पड़ते थे और बिना विदेशों के हमारा काम नहीं चलता था। 1962 के युद्ध में तो लाल बहादुर शास्त्री ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोमवार का एक दिन का व्रत भी कराया था, चाहे स्कूल हो चाहे बच्चे, और पूरे देश को आह्वान किया था कि अनाज की कमी है, इसलिए आप
एक दिन का व्रत रखो, यह स्थिति थी। लेकिन लगातार हमारी सरकारों ने, जो भी तत्कालीन सरकारें रही, उन्होंने, किसानों ने और देश के वैज्ञानिक और साइंटिस्टों ने बराबर मेहनत की और हरित क्रांति आई और आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं और यहाँ तक कि निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये हमारी किसानों की मेहनत, ऐसे सोच वाले नेताओं की वजह से और साइंटिस्टों की मेहनत से संभव हो पाया है। आज की परिस्थिति में देश में जो स्थिति बनी है, हमारी आबादी बढ़ गई, हमारी जोतें छोटी पड़ गई, भाइयों में बंटवारे हो गए, बड़े जमीनें नहीं रही। ऐसे मौके में अगर इस प्रकार से मेले लगा करके किसानों को शिक्षित किया जाएगा तो निसंदेह किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब तक चाहे शेयर मार्केट कितना ही ऊंचा चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इंटरनेशनल काम है, लेकिन जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं आएगा, जब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। हर किसान की जेब में पैसा दिखे, जब जाकर के प्रगति देखेगी, उन्नति देखेगी। और सभी सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन आज के इस मौके पर जो प्रयास किया गया है, इसके लिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी और बिरला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसमें हम राजस्थान सरकार के भी 2 मंत्री आकर के शिरकत कर रहे हैं। ये मंच राजनीति करने का नहीं है। जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हो, उनको मिलकर के किसानों के हित की बात करनी चाहिए, जब जाके हम हमारे लोकतंत्र को और ताकत दे पाएंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति समर्थन भी जब ज्यादा बढ़ पाएगा। इसलिए कोई ज्यादा लंबा हमें हमारे बिरला साहब को सुनना है, माननीय अध्यक्ष जी को सुनना है, कृषि मंत्री को सुनना है, ज्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं भारत सरकार का इसलिए भी एक आभार व्यक्त करता हूं, नतीजा तो जब आएगा, लेकिन लंबे समय से सहकारिता स्टेट का सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार भारत सरकार ने केंद्र में भी सहकारिता विभाग खोल दिया है। उसकी मीटिंग भी अमित शाह जी के साथ एक हुई थी, जिसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला था। निसंदेह अच्छी सोच के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो निसंदेह सहकारिता भी और आगे बढ़ेगी और कृषि के क्षेत्र में क्रांति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मजबूती के साथ किसानों की आर्थिक मजबूती करने के लिए करें। राजस्थान सरकार का सहकारिता विभाग जो कर रहा है वो सब आपके सामने है। ऋण माफी का वादा आपसे किया था, वो हमने, चाहे आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का सब्जेक्ट है, लगते रहते हैं, लेकिन हमने जितना वादा किया था ऋण सब माफ कर दिया और वापस किसानों को ऋण भी दिया है। और सबसे बड़ी बात, अभी रास्ते में चल रहा था, जब ओम दी बुल्ला साहब मुझे बता रहे थे कि सभी जीएसएस पर खरीद केंद्र होना चाहिए, तो इस क्षेत्र में भी हम सहकारिता विभाग वाले आगे बढ़े हैं। समर्थन मूल्य पे जो खरीद होती है, जब मैंने कार्यभार संभाला था उस समय 250 स्थानों पर मंडियों का काम होता था, लेकिन आज 850 स्थानों पर क्रय केंद्र खोल दिए सरकार ने, ताकि किसानों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े, किसानों को समर्थन मूल्य का पैसा तुरंत भुगतान हो जाए। इसलिए 2000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव विभाग को मोबिलाइजेशन एडवांस दिया। इससे हम 4 दिन में के अंदर अंदर किसानों के उपज का भुगतान कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने सब सुधार कर लिए, सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन जो कुछ किया वो हमारी जनता से बताना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जब मेले का आयोजन देख रहा था, निसंदेह आप इतनी संख्या में सामने बैठे हैं, लेकिन अगर इधर नजर डालें तो यहाँ भी देखें तो लोगों में कितना उत्साह है। उन लोगों को इन भाषण से भी मतलब नहीं है, कृषि के सामान देखने से, नए नए आविष्कार क्या हो रहे हैं, नई फसल क्या आ रही है, वो देखने के लिए लोग वहाँ घूम रहे हैं। ये उत्साह और उमंग को देखते हुए मैं कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये 2 दिन का आयोजन आपने रखा है, लेकिन 2 दिन की जगह अगर समय और बढ़ा दे, 1 दिन 2 दिन और बढ़ा दे, तो किसानों को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा और जिन जिन को सूचना मिलेगी वो आकर के इस क्षेत्र को देखेंगे। हालांकि एक अड़चन महसूस हो रही है कि 26 जनवरी के कारण शायद किसान नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को भी किसान आएंगे। 26 जनवरी का कार्यक्रम तो 12-1 बजे तक हो जाता है, मौसम भी ऐसा अनुकूल नहीं है, इसलिए 12 बजे बाद भी लोग आएंगे। लेकिन मेला अगर जो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा है, चाहे हम नेता लोग आवे या नहीं आवे, हमारा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन किसान आकर के इन चीजों को देखेंगे तो और ज्यादा सीख लेकर के जाएंगे और जितना अपन ने सरकार ने खर्चा किया उसका लाभ किसानों तक और ज्यादा पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और साथ भी मैं कैलाश चौधरी हमारे कृषि मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसान
कोटा क्षेत्र को तो लाभान्वित आपने कर दिया, पर पूरा राजस्थान किसानों का घर है, इसलिए हर संभाग मुख्यालय पर भी इसी प्रकार के आयोजित करें ताकि किसानों में एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिले और वो नए नए कार्यक्रमों के साथ अपना काम कर सके। आज पुनः मैं बिरला साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतना शानदार किसानों के हित में काम करके सबको आमंत्रित किया और ये पहला कार्यक्रम यहाँ कराया। इससे पहले मैंने अभी पूछा तो कि एक स्टार्टअप का कार्यक्रम भी मैंने यहाँ रखवाया था, तो वो भी किसानों से संबंधित ही कार्यक्रम था। तो किसान हितैषी आदमी, ऐसे आदमी की लंबी आयु और हमें लंबा नेतृत्व देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर ये राजस्थान में आयोजित होने वाला पहला कृषि महोत्सव जिसमें किसानों को लाभ मिलेगा और कहते भी हैं किसानों का विकास होगा तभी तो हमारा देश भी विकास कर पाएगा। और अब इन पंक्तियों के साथ कि काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे की निशान बन जाए, ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। किसानों के लिए ऐसे ही मिसाल है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी। उनको आमंत्रित करती हूँ आपकी सभी की जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। किसानों की आवाज इतनी धीरे मुझे जची नहीं थोड़ी। हम सब किसान हैं और अपनी आवाज बुलंद होनी चाहिए। तो एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करके और मुट्ठी भींच के बोलेंगे भारत माता की जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। ये हुई ना बात। आज इस कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण के इस मेले में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे लोकप्रिय और जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिस तरह से अपने पद को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया और यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद और लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी और हमारे मध्य उपस्थित हैं राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय लालचंद जी कटारिया जी और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री उदयलाल जी आंजना जी। साथ ही मंच पर विराजमान हैं हमारे पूर्व विधायक हीरालाल जी और हमारे जिले के जिला प्रमुख आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी सोनी भाजपा के जिला के अध्यक्ष, मुकुट नागर जी, चित्रलाल जी मीना और साथ ही हमारे मंच पर विराजमान है आदरणीय राजीव दत्ता जी और संयुक्त सचिव भारत सरकार में शैम्यूल जी, रुक्मणी जी और आदरणीय शासन सचिव माननीय दिनेश जी, कानाराम जी और सभी उपस्थित अतिथिगण एवं सामने विराजमान सभी उपस्थित किसान भाइयों और सभी हमारे उपस्थित सज्जनों और सभी मेरे युवा साथी और मातृशक्ति के रूप में बैठी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमारे जो किसान भाई और स्टार्टअप के रूप में आए हुए सभी मेरे युवा साथियों का भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं इसके साथ ही मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब ओम जी बिरला जी का, जिनका हमेशा किसानों के प्रति स्नेह रहा है और किसानों के लिए इन्होंने हमेशा चिंता की। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब भी मैं मिलता था और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से मुलाकात होती थी, हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं, तब एक ही बात करते थे कि हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उन किसानों के लिए कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी उनके किसानों तक पहुंचे
या किसानों को समृद्ध कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ ऐसा क्या किया जा सकता है। और इसके लिए प्रदर्शनी की बात हमेशा कहते थे कि हमारे किसानों के लिए वहां पर प्रदर्शनी लगाई जाए, जिससे कि वो हमारे किसान वहां के यहाँ पर देश के अंदर और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जो उत्कृष्ट किसान प्रयोग करते हैं, वैसे हमारे किसान, छोटे किसान भी इसका लाभ ले सके। और इस नाते मैं सोचता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसी सोच को लेकर आदरणीय बिरला जी हमेशा लोकसभा के अंदर भी जब भी क्वेश्चन होते हैं किसानों के संबंध में, तो वो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा समय देकर के उन बात को कि किसानों का विषय है तो निश्चित रूप से किसानों के लिए जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। तो मैं धन्यवाद यहाँ पर आदरणीय ओम जी को इसलिए दूंगा कि इतना बड़ा आयोजन आपने जो हमारे किसान भाइयों के लिए करने के लिए आपने किया है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं। और वास्तव में किसानों की अगर हम जब बात करते हैं तो किसान के लिए एक समय ऐसा था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट में नौकरी हुआ करता था। हमारे गांवों के अंदर हम सब ये बात किया करते थे कि खेती है तो हम सबसे ऊपर है, खेती, किसान, जमींदार, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट नौकरी। लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि आज युवा है वो नौकरी की ओर भाग रहा है। मेरे देश का युवा है वो चाहता है कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूं, वो नहीं चाहता कि मैं बिजनेस करूं, वो नहीं चाहता कि मैं खेती करूं, वो सिर्फ नौकरी में विशेष इंटरेस्ट लेना चाहता है। लेकिन मैं सच्चाई से कहना चाहता हूं कि उत्तम खेती है और इसीलिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेती को महत्व देते हुए और उन्होंने कहा कि जब तक गांव का किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं किया हो सकता। और इसीलिए आज यहाँ पर पंक्ति भी जिस तरह से मैं देख रहा हूं लिखी हुई है, किसानों का विकास है तो देश का विकास है। इसलिए किसान निश्चित रूप से देश के लिए रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है, और उसको सशक्त करना देश के अंदर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी जिम्मेवारी बनती है। और इस नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश के अंदर कृषि का टोटल देश का जो बजट होता था वो बजट बहुत कम हुआ करता था। देश का कृषि का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए उस समय हुआ करता था और 2013 के अंदर 23,000 और 22,000 करोड़ के आसपास होता था। लेकिन अब कृषि का बजट जो बढ़ाकर कर दिया है वह 1,32,000 करोड़ रुपए यानी कि 6 गुना वृद्धि की गई है बजट के अंदर। और उसमें से डायरेक्ट किसानों के अकाउंट के अंदर लगभग 60 से 65,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर भी डायरेक्ट, जिस तरह से हर 4 महीने के अंदर एक बटन दबाते हैं प्रधानमंत्री जी और किसान सम्मान निधि का पैसा किसान के अकाउंट में पहुंच जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना, और उसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब आप यहां पर आए हो और आज यहां पर जब आप आए हो तो निश्चित रूप से इस मेले के अंदर जो आप आयोजन में देख रहे हो, यहां पर विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी, यहां पर विभिन्न प्रकार के मैकेनाइजेशन की जो हमारी मशीनें हैं वो भी यहां पर उपलब्ध करवाई गई है। यहां पर अन्य प्रकार के बनने वाले बाई प्रोडक्ट जो अपनी फसलों से क्या क्या हम उनके उत्पाद बनाया जा सकते हैं, उनके यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे जो एफपीओ है, छोटे छोटे जो हमारे किसानों के समूह बनाकर उन्होंने बनाए, उन्होंने भी अपनी स्टॉल लगाई है। और यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी और जिस तरह से समावेश करके ये सारी जो चीजें हैं इस प्रदर्शनी के अंदर राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर हमारे जो युवा साथी आए हैं। और मैं बताते हुए मुझे खुशी है कि आज जब हम आदरणीय अध्यक्ष जी और हम सभी यहाँ पर उपस्थित जो मंत्री है जब गए वहां पर देखने के लिए, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारा जो युवा है, जिसकी मैं बात करता हूं कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट नौकरी की जो मैंने बात की और युवा नौकरी की ओर भागना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैं उन उत्साहित युवाओं को सुनकर बहुत खुश हुआ कि उन युवाओं के अंदर ये जोश था, ये उत्साह था कि हम कृषि के अंदर
उस कृषि को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या उत्पादन तैयार कर सकते हैं। ऐसे अगर मेरे देश के युवा इस तरह से हमारी तरह अगर खेती करके और उनके प्रोडक्ट बनाकर अगर मार्केट में बेचना शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं जब किसान खेती भी करेगा और किसान व्यापार भी करेगा। यानी कि आज बाजार में अगर कोई वस्तु किसान बेचने के लिए जाता है फसल अपनी, तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता। उसको जो भाव मिलता है व्यापारी बोली लगाता है और उस बोली के ऊपर जो उसको मिलता है उतना वो लेकर वापस लौट आता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं दोबारा गया तो वो यही व्यापारी है और यही जो भाव आज दे रहे वही 2 दिन बाद में मुझे मिलना है। इसलिए उनको जो रेट व्यापारी देता है उसमें देकर उसको बेचकर आना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय के अंदर हमारे किसान अपने उत्पादन को बाय प्रोडक्ट बनाकर उनसे वैल्यू एडिशन करके और अधिक रेट के अंदर कैसे बेचे, इसके लिए भारत सरकार की ओर से देश भर में 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। ये एफपीओ प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर बनाया जा रहा है। हर पंचायत समिति में एक एफपीओ बनेगा और उस एफपीओ से जो ये कोऑपरेटिव समूह होगा, जो छोटा छोटे किसानों का समूह बनेगा, उसके अंदर सरकार की ओर से उनको जिस तरह से उनकी खुद की सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट किसानों की लगेगी। आज हम देख रहे हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब यहाँ पर बैठे राजस्थान सरकार के। कोऑपरेटिव के अंदर आज जिस तरह से अमूल हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज अमूल डेयरी है, उस अमूल डेयरी के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर 25 लाख किसानों का समूह बना हुआ है और उस अमूल से बनने वाले प्रोडक्ट है जो दूध जब किसान मंडी के अंदर बेचता है, दे जाता है, तो वहां पर डेयरी के अंदर तब उसको किसान को पैसा पहले मिलता है और साल के अंत में वो जो अमूल डेयरी है उस अमूल डेयरी का जो प्रॉफिट होता है उसका सभी किसानों के अंदर बोनस शेयर होता है। यानी कि वो फैक्ट्री किसानों की है, उसके अंदर जितने मेंबर हैं उन सब में उस कंपनी का प्रॉफिट बांटा जाता है। जैसे दूध से दही बनता है, छाछ भी बनाते हैं, उसके बाद उसका घी भी बनता है, आइसक्रीम भी बनता है, अन्य प्रकार से जितने बाई प्रोडक्ट बनते हैं, वैसे ही किसानों की वो फैक्ट्री है। ऐसे ही फसल के अंदर भी किसानों की फैक्ट्री होनी चाहिए। आज यहाँ का किसान अगर यहाँ पर जिस तरह से लहसुन की खेती करता है, लेकिन लहसुन की खेती करे या गेहूं की खेती करे या चावल की खेती करे, लेकिन खेती करने के बाद उसको औने पौने भाव के अंदर या जिस तरह से बाजार भाव के अंदर बेच के आना पड़ता है, लेकिन उसी से व्यापारी अधिक पैसा कमा लेता है उससे बाई प्रोडक्ट बनाकर। तो इसके लिए किसान स्वयं का अपनी फैक्ट्री लगाए और खुद अकेला किसान नहीं लगा सकता, लेकिन अगर हम 500 किसान या 5000 किसान मिलकर अगर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहें तो निश्चित रूप से लगा सकते हैं। ऐसे देश भर के अंदर 10,000 समूह बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर सरकार की ओर से उनको सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार की ओर से उनको फंड की व्यवस्था होगी और 2 करोड़ रुपए तक उनको सपोर्ट किया जाएगा। 33 लाख रुपए उनको एफपीओ को उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस तरह से जब वो अपनी मार्केट में खुद की अपनी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके और अपने ही उत्पादन से, जैसे बाजरा है, आज बाजरे से बिस्किट बनने लगे, आज जिस तरह से हमारे यहाँ पर फसल होती है जिससे उनसे अन्य कई प्रकार के आलू से आलू की चिप्स बनती है, लेकिन अन्य प्रोडक्ट जो बनते हैं अभी यहाँ पर मिलेट्स के कई आइटम हम देख कर आए। तो इस तरह से मैं सोचता हूं कि हमारे किसानों को आने वाले वक्त के अंदर अपने खुद के एफपीओ बनाने होंगे, हमारे छोटे छोटे समूह बनाकर और खुद की फैक्ट्री लगाएगा तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि हमारे किसान निश्चित रूप से उत्तम पुनः होंगे और मेरे युवा साथी जो नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं वो अपने गांव में घर लौटेंगे और यहाँ पर आकर खुद ही खेती करके और मेरे यहाँ पर स्टॉलों के अंदर देख रहे हैं वैसे स्टार्टअप तैयार होंगे। आज आपसे देख रहा हूं मैं, हमारे यहाँ पर ये ड्रोन जिस तरह से सजे हुए पड़े हैं, ये ड्रोन देखकर लगता है कि अब देश के अंदर नई क्रांति आने लगी है, नई टेक्नोलॉजी पहुंचने लगी है। वरना हमारे देश के अंदर ये ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी पहले कभी नहीं होती थी। यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की स्वीकृति भी नहीं थी सरकार की ओर से। किसान ड्रोन खेत में नहीं उड़ा सकता था, ये नियम था, ये कानून था कि कोई नहीं उड़ा सकता ड्रोन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जब टीडी यहाँ पर आई थी और टीडी का प्रकोप हुआ, उस समय आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और हमने इसको जिस तरह से कंट्रोल करने के लिए इस ड्रोन का उस समय पहली बार उपयोग लिया कि पेस्टिसाइड का छिड़काव हो, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई और हमने उस समय ये बात हुई
कि जिस तरह से विदेशों के अंदर किसान ड्रोन का उपयोग करते हैं, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी क्यों ना करे। और उसके बाद आज मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर गंभीरता दिखाई कि मेरे देश के किसानों को नई टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। आज ये ड्रोन जो है, इससे समय भी बचता है, इसके साथ ही पेस्टिसाइड का जितना उपयोग होना चाहिए उससे कम उपयोग होता है। आज जो ड्रोन जाएगा और वो ड्रोन जहां पर जाएगा वहां पर पहले से ही इमेजरी लेकर आ जाएगा कि कहां पर कीड़ा है, कहां पर कीड़ा नहीं है, कहां पेस्टिसाइड डालना है, कहां नहीं डालना है। तो ये जब उड़ेगा तो कम समय के अंदर जहां उसको डालना है पेस्टिसाइड वहीं पर डालेगा, उससे हमारा पेस्टिसाइड भी बचेगा, हमारा सीड जल्दी से वो डाल के आ जाएगा, हमारी जो फर्टिलाइजर है उसको वो तुरंत प्रभाव से अपनी किसान फसल तक दे सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी लाने का काम भी आज जिस तरह से मैं देश के अंदर देख रहा हूं, और इस तरह से किसानों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर नई प्रेसिजन एग्रीकल्चर की खेती की जा रही है। आज ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए, मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस फसल को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी जाएगा, जिस फसल को जितना अगर उसको कोई अगर पेस्टिसाइड चाहिए उतना ही जाएगा। आज उसके अंदर सेंसर सिस्टम से नई टेक्नोलॉजी पर खेती होने लगी। आज मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जिस पंडाल के अंदर हम बैठे, इस पंडाल जितनी जगह के अंदर आज अगर किसान अगर मशरूम की खेती करने लग जाए, इस इतनी सी पंडाल के अंदर, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि कम से कम वो 50 लाख रुपए साल की इनकम कमा सकता है, जो एक सामने वाली पंडाल की जितनी जगह में। ये नई टेक्नोलॉजी है और इससे हम इतनी इनकम कमा सकते हैं। लेकिन हम युवा, आज एक आईएएस की नौकरी करने वाला, उसकी भी हाईएस्ट साल की 25 लाख से 30 लाख इनकम नहीं होती, लेकिन मेरे किसान है वो 1 बीघा जमीन के अंदर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 50 से 60 लाख रुपए का कमाई इनकम कर सकता है। इस दिशा के अंदर अब देश चल पड़ा है। अब हमारे वो पुरानी जिस तरह से परंपरागत खेती होती थी उसकी ओर न जाकर हमारी नई खेती कैसे की जाए, इसको सरकार की ओर से हर किसान तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे आप सबसे ये जरूर कहना है कि अब नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी हमें जाना होगा, क्योंकि उत्पादन की एक समय था कि हमारे उत्पादन की आज जिस तरह से आज सरप्लस हमारा उत्पादन है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उत्पादन की कोई कमी नहीं है, लेकिन शुद्ध आहार जनता तक कैसे पहुंचे। हम सब जो आहार लेते हैं उसमें आज जिस तरह से बीमारियां हमारे यहाँ पर फैली है। अब पहले कभी गांव के अंदर हमारे 1-2 हॉस्पिटल होते, शहरों में हुआ करते थे, गांव में हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। एक गांव में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होता था तो यह चर्चा का विषय हो जाता था कि उस गांव में एक आदमी बीमार है और उसके वो गोलियां लेता है या दवाई लेता है, इस तरह की गांव में चर्चा हुआ करती थी। लेकिन आज स्थिति मेरे भाइयों ये बन गई है कि हर घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार है, कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, वो किसी न किसी प्रकार की टैबलेट लेता है। ये स्थितियां क्यों बनी? ये स्थितियां इसलिए बनी कि इस देश के अंदर शुद्ध आहार जो व्यक्तियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का यही है कि हमारे किसान और हमारे जो जनता है, जो भी देश का नागरिक है, वो शुद्ध आहार ले और उसके लिए नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जाने की आवश्यकता होगी। हमें वही पुरानी परंपरागत खेती के ऊपर आना होगा जिसके अंदर गाय आधारित, जो गो आधारित खेती है, जिसमें गाय के गोमूत्र और गाय के गोबर से हम जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत का उपयोग करके और अधिक से अधिक अपने उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। और जनता को और आम जन को हम जिस तरह से किसान पेट पालने का देश का काम कर रहा है, तो वो दुनिया को और देश को एक अच्छा शुद्ध आहार भी दे सकता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोटा के अंदर संघ के द्वारा संचालित इस तरह का एक यहाँ पर जो फार्म है जहां साइंटिस्ट रिसर्च किया जाता है, जहां पर ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम किया जाता है। मुझे जरूर आप सबसे कहना है कि आप वहां जाकर देख के आए कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती होती है। आज इस तरह से हम अपनी नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जाकर हम अपने लागत को भी कम कर सकते हैं और उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग पर हम सबको जाने की आवश्यकता निश्चित रूप से, इसके लिए सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों को सपोर्ट भी किया जा रहा है। ऐसे ही आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से योगा को विश्व में ले जाने का काम किया, हमारे व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और स्वस्थ के लिए व्यक्ति को योग करना है। आज विश्व में यूएनओ के अंदर प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के अंदर योग पूरे विश्व में आज गया, योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वैसे ही हमारा जो अभी आदरणीय मंत्री जी पहले जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे
मोटे अनाज की बात हुई, मिलेट्स ईयर की बात हुई। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जो कभी हमारे छोटा मोटा अनाज जिसको हम बाजरा, ज्वार, रागी कहते हैं, ये बाजरा और ज्वार, रागी जो है या अन्य जो उनके उत्पाद ऐसे मिलेट्स के जो उत्पादन है वो हमारे पुराने लोग खाया करते थे। वो उस समय ताकतवर हुआ करते थे, बहुत बलिष्ठ हुआ करते थे। और मैं बताना चाहता हूं आज से 50, 60 साल, 100 साल पहले जो हमारे लोग थे वो 100-100 किलो का वजन उठा लिया करते थे। युद्ध के अंदर भी जब लोग जाते थे तो 50-50 किलो के हाथों में उनके तलवारें हुआ करती थी, 30-30 किलो के बख्ता बंद लिए के जाया करते थे। गांव में मल्ले की शर्तें लगा करती थी और उस शर्तों में 100-100 किलो का वेट लोग उठा लिया करते थे। लेकिन आज मेरे युवा साथी को अगर हम कहते हैं कि तुम 20 किलो का मल्ला उठा लो एक झटके के साथ, तो उसका हाथ उतर जाता है। ऐसी कमजोर स्थिति बनने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारे आहार के अंदर हमने बाजरा, ज्वार, रागी जैसे उत्पादन है, मिलेट्स को हमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम कमजोर होते गए। ये गेहूं हमें कितने साल हुए आए हुए, बहुत ज्यादा वर्ष नहीं हुए गेहूं आए हुए, लेकिन हमने इस तरह से दूसरे उत्पादन को खाना जिस तरह से किया शुरू, अब वापस इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो विश्वदेव कुटुंबकम की भी जब बात होगी तो निश्चित रूप से विश्व की चिंता करनी होगी। और जब विश्व की चिंता करने के लिए यूएनओ के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये रखा कि हमारे आने वाले समय के अंदर जो कुपोषण की समस्या विश्व में बढ़ रही है, उस कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है तो हमें हमारी थाली के अंदर भोजन करते उसमें मिलेट्स का आइटम होना चाहिए। यानी कि मिलेट्स से बाजरा, ज्वार, रागी जैसे उत्पादन जाएंगे तो निश्चित रूप से ये देश के लिए कुपोषण, विश्व के लिए समस्या का समाधान कर सकता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रखते ही विश्व के अंदर उस समय वहां पर यूएनओ के अंदर प्रस्ताव मंजूर हुआ और आज उस समय 2023 में मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद में यूएनओ ने यह भी कहा कि इसका विश्व का नेतृत्व भी 2023 में भारत करेगा। और आज पूरा भारत मिलेट्स का पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरव का विषय। आज हर 5 स्टार होटल हो, चाहे 7 स्टार होटल हो या चाहे लोकसभा के अंदर, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने पहली बार किसी मंत्रालय के द्वारा भोजन का आयोजन रखवाने की स्वीकृति दी। कभी किसी मंत्रालय का भोजन संसद के अंदर सांसदों और वहां पर उपस्थित दूसरों को जिस तरह सांसद है उनको नहीं करने का था, वहां लोकसभा के द्वारा ही होता है। लेकिन कृषि मंत्रालय ने जब यह बात करी और उस समय कहा आदरणीय अध्यक्ष जी ने, ओम जी ने, मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परमिशन दी और उसकी वजह से देश के सभी सांसदों ने भोजन जिस तरह से बाजरा, ज्वार, रागी का वहां पर आनंद उठाया। और निश्चित रूप से आज उसकी वजह से अन्य जगह पर भी निश्चित रूप से उस समय जो प्रसार प्रचार हुआ, आज जहां भी जाते हैं चर्चा एक ही चलती है कि हमारी थाली के अंदर भी हम बाजरे की रोटी खाएंगे, ज्वार की खाएंगे, रागी की खाएंगे। तो इस तरह से मिलेट्स जो मोटा अनाज है, ये आने वाले समय के अंदर मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि अपनी थाली के अंदर निश्चित रूप से मोटा अनाज पहुंचे तो हमारे सबसे छोटे किसान हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा। आज मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर हम इस तरह से अगर मोटा अनाज जो राजस्थान में जैसा पहले कहा कि विश्व के अंदर सबसे अगर ज्यादा उत्पादन मोटे अनाज का होता है तो वो हिंदुस्तान में होता है, मिलेट्स का जो उत्पादन होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। तो राजस्थान के किसान का अनाज विश्व के दूसरे बाजारों में जाएगा तो उसको रेट भी अधिक मिलेगी और निश्चित रूप से राजस्थान को एक नई पहचान भी मिलेगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं तो इसमें निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की यही सोच है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, देश का किसान ताकतवर बने। और इसीलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रावधान किया कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हमारे किसानों को कुछ देना भी होगा। और आज मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि अगर मेरा कोई भी किसान भाई, युवा अगर स्टार्टअप है तो उसको स्टार्टअप के तौर पर 25 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। और ऐसे ही अगर कोई युवा साथी अगर कहता है कि मैं अपनी सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाना चाहता हूं, मैं यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग की यूनिट लगाना चाहता हूं, या मैं अपने यहाँ पर पॉली हाउस लगाना चाहता हूं, मैं ग्रीन हाउस लगाना चाहता हूं, या मैं यहाँ पर अपने मशरूम की खेती करना चाहता हूं,
तो उसके लिए सरकार की ओर से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। और उस 2 करोड़ के अंदर वो किसान का बेटा अगर चाहे उसके अंदर तो वो उसमें कोई मोर्गेज देने की भी आवश्यकता नहीं है, एक भी कागज जमीन का गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सरकार, भारत सरकार गारंटी लेती है। उसको भारत सरकार की गारंटी के आधार पर उसको 2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया, 3% ब्याज की छूट के ऊपर और 7 साल में रिटर्न करना। तो इस तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान हुआ है। साथ ही हमारे जो युवा हैं उनको नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी उनको जिस तरह से हमारे युवा किस तरह से बिजनेस कर सके, वो किस तरह से अपनी खुद की वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का भी उसके अंदर डाला गया कि व्यावसायिक प्रारंभ में ही जब वो कॉलेज में प्रवेश ले तो अपने बाय प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं उसकी ट्रेनिंग उसको उसी समय से शुरू कर दी जाए। इसलिए भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास है। और निश्चित रूप से मैं आप सबसे इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तो निश्चित रूप से ये इच्छा ही है कि हमारे किसानों को ताकतवर बनाना, देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। और इसके अंदर आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से ये जो एग्जीबिशन आज यहाँ लगा है, अभी आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक संभाग के ऊपर ये मेले का आयोजन हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप यहाँ किसानों के लिए सरकार हमेशा समर्पित रही है, भारत सरकार। और आज ये दूसरी बार राजस्थान के अंदर, पहले ये जोधपुर संभाग के अंदर बाड़मेर में मेले का आयोजन पिछले साल हुआ था। और आज ये मैं धन्यवाद दूंगा जिस तरह से आदरणीय ओम जी ने जिस तरह से प्रयास करके और जो आपने कहा, और यहाँ पर ये मेले का आयोजन कोटा संभाग में हुआ। और अगली बार निश्चित रूप से जयपुर संभाग के अंदर आपके ये मेले का पुनः आयोजन होगा। और ऐसे ही हर संभाग पर प्रयास किया जाएगा कि हर संभाग के अंदर इस तरह से के मेले के आयोजन हो जिससे हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी भी मिले, नया बीज भी उनको वहां पर देखने को मिले और वहां पर उसका कैसे उपयोग करे, कैसे खेती करे। ऐसे प्रदर्शनों का आयोजन निश्चित रूप से आगे भी सरकार की ओर से हमेशा किया जाएगा, ऐसा मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और मैं निश्चित रूप से आप सबसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसे आप सभी यहाँ पर आए हो तो इस मेले के अंदर आप देखकर जरूर जाना, ये मेरा विशेष निवेदन है आपसे। अगर आप सिर्फ आए और भाषण सुनकर चले गए तो इस मेले की सार्थकता वो नहीं रहेगी जो हमने सोची है, आदरणीय ओम जी बिरला ने सोची है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोची है। हाँ, ये जरूर है आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने यहाँ पर अभी ओम जी बिरला साहब का आपका उद्बोधन जरूर सुनने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में आप गाड़ी में बैठकर जाना मत। मेरा आप सबसे पुनः आग्रह रहेगा इसमें एक एक दुकान पर जाकर उनसे पूछना आप किस तरह से ये किया है, इससे हमें क्या लाभ होगा, आपको एक चीज वो बताएंगे आपको। और ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। और अगर आज आप इसको अगर कर सके, आप आज यहाँ पर जो है, कल भी ये मेले का आयोजन होगा, कल भी इस मेले के अंदर निश्चित रूप से हमारे अतिथि आएंगे, वो भी आप सभी को संबोधित करेंगे। और ये 2 दिन का मेले का आयोजन रखा है और मंत्री जी ने जैसा कहा कि इसको 1 दिन और बढ़ाया जाए, तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि परसों 26 जनवरी है, लेकिन 26 जनवरी के बाद त्योहार जो जिस तरह से हमारा महोत्सव मनाने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये तीसरे दिन के भी यहाँ पर आपकी सारी सुविधाएं निश्चित रूप से रहेगी, ऐसा मैं आप सबको कहकर अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ। आप सबको पुनः इतनी बड़ी संख्या के अंदर पूरे हाड़ौती क्षेत्र से मेरे किसान भाई उपस्थित हुए हैं, उनका मैं पुनः स्वागत करता हूं। और भाई साहब ओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर कृषि महोत्सव में हमारे अन्नदाता नई तकनीक का प्रशिक्षण तो प्राप्त करेंगे ही, साथ में सरकार की क्या योजना है उनकी भी जानकारी उनको यहाँ पर मिलेगी। और अब इन पंक्तियों के साथ फिर शान कोटा को नई आप से मिली है, फिर शान कोटा को नई आप से मिली है, मुस्कान कोटा को नई आप से मिली है। आपकी रहनुमाई में कोटा की किस्मत बदल गई, पहचान कोटा को नई आप से मिली है। आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। आज कृषि महोत्सव के अंदर पधारे भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री, बाड़मेर में किसान के बेटे माननीय श्री कैलाश चौधरी जी,
केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास के पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में कृषि और पशुपालन मंत्री, खुद किसान के बेटे हैं श्री लालचंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के सहकारिता मंत्री, हमारे पड़ोस के जिले के चित्तौड़ से, निमाड़ा से आए आदरणीय उदयलाल अंजना जी, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण और यहां पर पधारे मेरे हाड़ौती के किसान पुत्र, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी शक्ति से अन्न उत्पादन करके हम सबका पेट भरने का काम किया, वह सभी अन्नदाता को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, भारत एक किसान और कृषि प्रधान देश है और इसीलिए हम कहते हैं सीमा पर खड़ा जवान देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। खेत पे खड़ा होकर किसान, चाहे टिटुरती ठंड हो, तपती गर्मी हो, बरसात हो, अन्नदाता के रूप में अन्न उत्पादन कर कर इस भारत को कृषि पर आत्मनिर्भर बनाने के अपने लक्ष्य और संकल्प को पूरा कर रहा है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने भारत के अंदर कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए हैं। एक समय था जब भारत के अंदर हमें कृषि के खाद्यान्न, खाने के गेहूं से लेकर चीजें दुनिया के विकसित देशों से मंगानी पड़ती थी, लेकिन आज भारत के इन्हीं किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ हरित क्रांति करने का काम किया और आज हम अन्न उत्पादन में दुनिया के अंदर सबसे बड़े देश के रूप में हैं। लेकिन हमारा संकल्प, हमारा कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। हमें अनवरत और प्रयास करने की आवश्यकता है। हमने कृषि में कई परिवर्तन किए, नवाचार किए हैं, लेकिन इस बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, नए नवाचार के अंदर हमें दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर श्वेत क्रांति के रूप में, दूध उत्पादन के रूप में, मछली उत्पादन के रूप में, अन्य क्षेत्रों के अंदर दुनिया के अंदर हमारी आधुनिक विरासत का उपयोग करते हुए नए आधुनिक तंत्र का उपयोग करते हुए हमें दुनिया के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति का देश बनना है। और मेरा दावा है, दुनिया के अंदर भारत की आर्थिक स्थिति की मजबूत अगर रीढ़ की हड्डी है तो मेरे किसान भाई हैं। मैंने देखा था कोरोना के समय जब देश के अंदर लॉकडाउन था, किसान का बेटा शहर में नौकरी करता था, 15,000 20,000 की नौकरी करता था। जब दुकान बंद हो गए, प्रतिष्ठान बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, तो गांव से गया सीधा अपने खेत खलियान में और वहां पर 2 टाइम के रोटी का इंतजाम उसका वहां पे। यह अन्नदाता की ताकत है कि हर सेक्टर के अंदर उत्पादन कम हो गया, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर इस भारत के किसान ने अन्नदाता के रूप में अन्न उगाकर पेट भरने के अन्न की कोई कमी नहीं आने दी।
बल्कि 80 करोड़ लोगों को भारत के प्रधानमंत्री जी ने अन्न निःशुल्क देकर पेट भरने का काम किया, तो मेरे किसान भाइयों के कारण किया। लेकिन साथियों, अभी हमें और परिवर्तन के दौर पर करना है। यह बदलता भारत है, और बदलता भारत और आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब हमारे किसान दुनिया के अंदर हो रहे नवाचार, नई तकनीकी, नई कृषि परंपराएं, उन परंपराओं का उपयोग करते हुए कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन, लागत कम, और फिर उत्पादन के बाद उसका प्रोसेस कर उसका वैल्यू एडिशन कर देश और दुनिया के बाजार में बेचने का काम जब तक हमारा किसान पूरा नहीं कर लेगा, जब तक हमारा अनवरत काम चलता रहेगा। और इसीलिए आज मैं दिल्ली के अंदर जब कृषि मेला देखने गया, तो उस समय मेरे साथ कैलाश जी थे। मैंने कहा, ये हर किसान को पता होना चाहिए कि हमारा जो नौजवान है, जो नया स्टार्टअप जिसने बनाया है कृषि के अंदर, जिसकी बौद्धिक क्षमता, रिसर्च की, इनोवेशन की जो क्षमता है, उसका उपयोग देश और प्रदेश कर किसान को मिलना चाहिए। और मैंने आज देखा स्टार्टअप के रूप में, अब आप एक एक जगह जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इन स्टार्टअपों के माध्यम से हमने जहां पर लागत को कम करने का काम किया है, वहां उत्पादन बढ़ाने का काम किया है, उत्पादन के बाद, प्रोसेसिंग के बाद उसका वैल्यू एडिशन करने का काम किया है। यह हाड़ौती वह धरती है जहां की जमीन सबसे उपजाऊ है। यहां पर चंबल नदी है, पार्वती है, काली सिंध है। जितना पानी भारत के अंदर किसी इलाके में होगा, उससे ज्यादा पानी यहां पर है। लेकिन आधुनिक खेती करने की परंपराएं कम है। यहां का धनिया देश में, दुनिया के अंदर महक फैलाता है। यहां बासमती का चावल, जब मैं नीदरलैंड गया तो मैंने पूछा सबसे बढ़िया चावल कौन सा है, तो उन्होंने कहा राजस्थान में बूंदी से। मेरा सीना गर्व से उछला। मैं जब दुबई में गया तो मैंने मसाला इंडस्ट्री वालों से पूछा कि धनिया कहां से आता है, कि धनिया तो कई जगह से आता है, लेकिन जो महक और चमक है वो कोटा रामगंज मंडी की है। यह हमारी ताकत है, यह हमारा लहसुन, जो दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया लहसुन पैदा होता है, लेकिन कभी किसान को मिलता है 80 रुपया, कभी मिलता है 8 रुपया। हमारे मन में पीड़ा होती है कि आखिर इतनी मेहनत से उसने लहसुन उगाया है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप इन्हीं स्टार्टअप मेलों से देखोगे कि किस तरीके से आप लहसुन को 2 साल 3 साल रखकर जब उसका भाव आएगा प्रोसेसिंग के बाद उसको बेचने का काम करेंगे। अभी मैंने एक स्टार्टअप देखा, उस स्टार्टअप में जो हमारे फलोद्यान होते हैं, जो उसका जूस निकलता है, जूस के बाद उसका कल्ट निकलता है, उसकी चॉकलेट देखी, और उसके बाद उस जूस को आप मानकर चलोगे 2 साल तक उसकी छोटी पैकिंग के अंदर उसको जूस को रख सकते हो। ऐसे कई सारे स्टार्टअप है। ये ड्रोन देखा है। अब गया जमाना किसान के अंदर लोग खुद खेती करना छोड़ गए। आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में आ जाते हैं, लोग कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कर लेते हैं। अब आने वाले समय के अंदर लागत कम करने के लिए इस ड्रोन से आप बीज डाल सकते हो। जो पेस्टिसाइड कई कीड़ा लगाने लगा, एक साथ पेस्टिसाइड कर देते हो। ये ड्रोन देखेगा कहां कहां बीमारी है, वहीं पत्ती पर पेस्टिसाइड डालने का काम करेगा। और ये ड्रोन की कीमत कितनी है? ये ड्रोन की कीमत आने वाले समय के अंदर अभी भी 90% सब्सिडी है। 10 लाख का ड्रोन है, 1 लाख का ड्रोन मिलेगा। किसान में हम बांट कर करेंगे
तो हर दूरी पर ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी उपयोग करने लगे। ऐसे कई सारे स्टार्टअप है और इन स्टार्टअपों को देखने के बाद ही मेरी इच्छा हुई कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर, इस हाड़ौती के अंदर, कृषि उत्पादन के अंदर देश और दुनिया के अंदर सबसे आगे रहे तो यह हाड़ौती का क्षेत्र का रहे। यहां का किसान का बेटा जो यहां से पढ़कर गांव में जाता है, 10,000 15,000 की नौकरी ढूंढता रहता है। एक समय आए जैसे लालचंद कटारिया जी के इलाके में मैंने देखा कि 18 बीघा के अंदर व्यक्ति 2 करोड़ रुपए कमाता है। यहां पर कभी भी आदमी पशुपालन का काम भी नहीं करता। यहां पर घास चराने बाड़मेर से आपके लोग आते हैं, लेकिन यहां का व्यक्ति पशुपालन नहीं करेगा। मैंने पिछली बार पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड भी लगाया था, वित्त मंत्री जी आई थी। उस समय मैंने कहा था एक दिन समय लगेगा, लेकिन इस इलाके के अंदर श्वेत क्रांति लेकर ही आएंगे। और श्वेत क्रांति के साथ जो मैंने प्रोसेसिंग प्लांट देखे यहां पर, आप भी देखे जाना किस तरीके से दही बना, मक्खन बना, छाछ बनी, आइसक्रीम बनी। आने वाले समय के अंदर प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग प्लांट, ताकि उसका वैल्यू एडिशन होगा, जब किसान की लागत भी मिलेगी और दाम भी मिलेगा। अभी मैं बूंदी के अंदर एक सब्जियों को प्रोसेस कर उसको प्रिजर्व करने का काम चलता है। मैंने उससे पूछा कि अपने यहां सब्जियां बहुत होती है। उन्हें कहा कि जितनी मुझे सब्जियों की आवश्यकता है, चाहे मटर की आवश्यकता हो, चाहे गाजर की आवश्यकता है, उसकी 10% अभी कृषि के अंदर मुझे सब्जियां मिलती। आप यहां से चले जाओ अर्जुनपुरा के अंदर, आप चले जाओ गिरधरपुरा के अंदर। जब अर्जुनपुरा के गिरधरपुरा के किसान की आमदनी को आप देखोगे कि 1 बीघा के अंदर वो 20,000 25,000 रुपए कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, 40,000 रुपए लगेगा। और एक किसान 1 बीघा के अंदर 2,000 3,000, कभी आपदा संकट आ जाए तो वह भी संकट। अब ये परिवर्तन हम शहर के एक हिस्से के दूसरे हिस्से की जमीन में देख रहे हैं। हम क्यों नहीं, मैंने पिछली बार कहा कि मैं 1 लाख फलोद्यान दूंगा। इस बार मैंने लक्ष्य किया है कि हर विधानसभा के अंदर 1 लाख फलोद्यान लगाएंगे और उसके साथ जो उसका फलोद्यान के बाद उसका नींबू आएगा, अमरूद आएगा, आंवला आएगा, जो भी बेर आएगा। अब बेर की मैंने देखे भी कि उस बेर का प्रोसेसिंग होता है, उस आंवले की प्रोसेसिंग हो रही है। ये सब प्रोसेसिंग के साथ अगर हम फलोद्यान करने लगेंगे, मेड़ पर पेड़ लगाने लगेंगे, तो आमदनी बढ़ेगी। मेरे किसान भाइयों, जब तक मेरे किसान भाइयों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, देश के अंदर आर्थिक युग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। और मेरा मानना है, मुझे पीड़ा दर्द है मुझे कि मेरे किसान की आमदनी बढ़ना ही चाहिए। मेरा किसान का बेटा 10,000 रुपए 15,000 रुपए में दुकान पे ड्राइवरी पर नौकरी करता हुआ शहरों में नजर नहीं आए, वह गांव में रहकर 1 लाख रुपए की आमदनी करता हुआ नौजवान नजर आए। ये ताकत हाड़ौती के किसान की पैदा करनी है। मुझे लगता है कि कई बार मैं सपना देखता हूं, लेकिन सपनों को सच करने के लिए उतनी ऊर्जा भी है, उतना सहयोग भी आपका है। जो कुछ भी आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, दिल्ली की संसद में बैठकर इन माननीय मंत्रियों को बुला बुला कर ये कहता हूं कि मेरे किसान की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, कैसा नया एग्रीकल्चर के अंदर अच्छे बीज आए, कम पेस्टिसाइड रुपए, जैविक खादी के रूप में क्या हो सकता है। इन सब से चर्चा करने के बाद जो परिणाम निकलता है, उसके लिए किसान मेला लगाते हैं। इसलिए आने वाले समय के अंदर मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये स्टार्टअपों को देख कर जाएं, कृषि वैज्ञानिक आए, उनके प्रशिक्षण को समझें, क्या नया बीज आया है, कितनी पेस्टिसाइड लगाना चाहिए, कैसे अपनी मिट्टी को की जांच करना चाहिए। ये सारे काम हमें सीख कर जाना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आज भी है, कल भी है। कल हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर भी आएंगे।
हर किसान हर नई चीज का अपने प्राकृतिक रूप से जो उसने परंपरागत रूप से खेती की है, उस परंपरागत खेती और आधुनिक खेती को मिलाकर नए आविष्कार करने का काम करे और उदाहरण पेश करें। दुनिया के लोग, देश के लोग हाड़ौती के खेतों को देखने आए, ये सपना मैं देखना चाहता हूं। हम पशुपालन के रूप में डेयरी को देखने आए, ये मैं देखना चाहता हूं। डेयरी के बाद प्रोसेसिंग प्लांट, उसके बाद अन्न का उत्पादन हो, उसके बाद अन्य उत्पादन हो, उसके वैल्यू एडिशन के काम को देखने के लिए दुनिया के लोग यहां पर आए। जो भी देश और दुनिया में कहीं जाता हूं, मैं पिछली बार जब मैक्सिको गया तो मैंने मेरे एम्बेसडर से कहा मुझे कृषि विज्ञान केंद्र जाना है, क्योंकि मैक्सिको के अंदर पहली बार गेहूं की नई बीज का उत्पादन की आविष्कार हुआ था। मैंने मैक्सिको गया तो उस मैक्सिको के अंदर, उस अन्न के अंदर गेहूं की नई बीज पैदा करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था भारत का वैज्ञानिक, जो आजाद हिंद फौज का एक सैनिक था। जहाज में बैठकर गया था कुली के रूप में, और कैलिफोर्निया होते हुए मैक्सिको की यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा वैज्ञानिक और डायरेक्टर बना। ये भारत की ताकत है, और यही भारत की ताकत मैंने दुनिया के अंदर देखी है। दुनिया के जितने भी देश में चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, चाहे कनाडा में चले जाओ, वहां किसान मिलेगा तो भारत का मिलेगा। इसलिए भारत के किसान की ताकत बहुत बड़ी है, भारत के किसान की ऊर्जा बहुत है, काम कठिन परिश्रम की ताकत है। इसलिए किसान भाइयों यहां पर आए, कल अपने भाइयों को और लेकर आओ, हर स्टार्टअप पे जाओ, हर स्टॉल पे जाओ, चीजों को समझो और जो समझ में आए उसको कैसे आज से उपयोग करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं। पैसे धन की कोई कमी नहीं आएगी। हम सब मिलकर यहां पर नए स्टार्टअप के माध्यम से आधुनिक नई खेती कर कृषि विज्ञान के रूप में, कृषि केंद्र के रूप में एक नया युग की शुरुआत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से कैलाश जी को तो हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं लालचंद कटारिया जी को और विशेष रूप से उदयलाल अंजना जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी एक सोच बनाई है कि आने वाले समय हर ग्राम पंचायत पे गोडाउन होगा। हम पंचायत के सहयोग हम करेंगे ताकि हम यहाँ पर गोडाउन को संचित कर जब माल की कीमत कम हो, जब गोडाउन में रखो, जब ज्यादा हो तब उसको बेचने का काम करो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर हमारे आपकी रहनुमाई में हमारे किसान उन्नत खेती को अपनाएंगे, और सबसे खास बात आपका साथ है तो अन्नदाता के आंसू भी पहुंच नहीं जाएंगे। और अब वक्त है कि आज का जो ये कार्यक्रम है, जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया गया था एफपीओ का, तो उनके द्वारा बहुत सौगात यहाँ पर तैयार की गई है। तो वो सौगात हम हमारे अतिथियों को यहाँ पर देना चाहेंगे। मैं सबसे पहले श्रीमती मनिंदर कौर मैम, जो कि एमडी है एसएफएसी और राष्ट्रीय बीज निगम, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी को ये सौगात दें। ये सौगात है राजस्थान के रिश्तों की, ये सौगात है राजस्थान के स्वाद की। इसलिए तो कहते हैं राजस्थान के रिश्ते चोखे, हमारे स्वाद भी हैं अनोखे। मैं निवेदन करूंगी श्रीमती मनिंदर कौर मैम से ही कि वो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी को यह सौगात भेंट कर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन है श्री सैमुल जी प्रवीण कुमार जी, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, उनसे मेरा निवेदन है कि वो माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार श्री लालचंद कटारिया जी को ये सौगात भेंट कर उनका सम्मान करें। श्री सैमुल प्रवीण कुमार जी से हमारा निवेदन है कि वो माननीय मंत्री सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार श्री उदयलाल अंजना जी को ये सौगात प्रस्तुत करें। और आप देख रहे हैं कि हमारे मंच से ये ड्रोन को यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। ड्रोन जो कि कृषि विमान कहा जाता है, किसान का विमान इसे कहा जाता है, जिसे वाव गो ग्रीन द्वारा निर्मित किया गया है। ड्रोन से 1 एकड़ में 5 मिनट में पूरा स्प्रे हो जाता है, दवाई का जो हम स्प्रे करते हैं। और सबसे खास बात, इसमें जो 1 एकड़ में जो हमारा पहले 200 लीटर पानी लगता था, वो ड्रोन के माध्यम से खाली 10 लीटर पानी लगता है। और सबसे खास बात, 25% दवाई में ही पूरा ये छिड़काव कर दिया जाता है।
पहले हम सभी आपको बताना चाहेंगे कि जब दवाई का छिड़काव करने के लिए किसान हमारे खेतों में जाते थे तो 58,000 किसान सांप के काटने से मर जाते थे। इसके साथ ही 4 लाख दवाई के सूखने से बीमार हो जाते थे। डॉक्टर शंकर गोयनका के नेतृत्व में इस ड्रोन का निर्माण किया गया है। इस ड्रोन के उपयोग करने से समय की बचत है, साथ में बीमारी की बचत है और हमारी जिंदगी अमूल्य है उसकी बचत है, पानी की बचत है और किसानों के साथ समय को बचाते हुए किसान और भी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो कृषि महोत्सव में इस तरह के प्रशिक्षण हमें यहाँ पर जरूर मिलेंगे, जिससे कि हमारी जो कृषि की उन्नत कृषि जब हम प्राप्त करना चाहते हैं उस तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। और अब मैं इन पंक्तियों के साथ हमारे सभी जो हमारे अतिथि हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी नहीं रचा विधान है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है। श्रीमती रुक्मणी जी, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके बारे में बोलने के लिए। हाँ बोलिए। देखिए, जो ड्रोन है इसकी मेन खास बात यह है कि जहां पर खेती में 200 लीटर पानी लगता है, ड्रोन के माध्यम से खाली 10 लीटर पानी में 1 एकड़ का स्प्रे हो जाता है। अभी आप सबके ऊपर दवाई नहीं, गुलाब जल छिड़का जा रहा है, तो उस गुलाब जल का आप आनंद लीजिए। और 1 एकड़ जो खेत है वो खाली 5 से 7 मिनट में स्प्रे हो जाता है। और देखिए, भारत के अंदर 58,000 किसान खेत में सांप के काटने से मरता है। 4 लाख लोग बीमार होते जब वो दवाइयों को सूंघते हैं। इस सबसे उसको निजात मिलेगा। मैं भाई साहब बिरला जी से ये निवेदन करना चाहता हूं सर कि आपके सुपरविजन के अंदर कोटा शहर के अंदर मैं पूरा एक ड्रोन हब को स्टैब्लिश करूंगा अपनी कॉस्ट के ऊपर। आप मुझे खाली जगह दीजिए जहां पर मैं ड्रोन लगाऊंगा और किसानों का यहां पर फ्री स्प्रे करूंगा। आपने इतनी बातें किसानों के लिए कही है, तो जो कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं सर वो अपनी तरफ से करूंगा। और मुझे लगता है कि मेरे बाबूजी दुलीचंद जी गोयनका जो कि झुंझुनू के हैं, उनको बहुत ही खुशी होगी कि राजस्थान में ये काम करते हुए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। हाँ, सॉरी।